वेलकम एवरीवन। कंप्लीट जावा कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल्स को समझा था। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक्लिप्स में सेम पैकेज के अंदर एक न्यू जावा की फ़ाइल क्रिएट कर ली है, स्ट्रिंग्स इन जावा, और इसमें मैंने ऑलरेडी कोड लिख लिया है टाइम सेव करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। अगर जावा में बात करें स्ट्रिंग्स की तो स्ट्रिंग्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं या फिर इनको हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। बट अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें स्ट्रिंग्स एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अगर स्ट्रिंग के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करने का सेम तरीका है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जस्ट आपको स्ट्रिंग लिखना है और स्ट्रिंग का नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ name1 और सेमीकोलन। स्ट्रिंग को हम दो तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं डबल कोट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टाक। और दूसरा तरीका है कि हम न्यू कीवर्ड यूज़ करें, तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे स्ट्रिंग name2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ये दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ करने के। जैसा कि मैंने कहा स्ट्रिंग्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे क्लास का नेम है, देन यहाँ हमने ऑब्जेक्ट का नेम दे रखा है या फिर आप रेफरेंस कह सकते हो, रेफरेंस नेम। देन यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे भी हमने वैल्यू दे रखी है। न्यू कीवर्ड का यूज़ हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रखा है। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम उप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट इतना समझ लो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और न्यू कीवर्ड से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और उसको असाइन कर दिया name2 में। अगर मैं लिखता हूँ name1 डॉट, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेथड्स शो होंगे। ये सारे मेथड्स इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर स्टोर्ड हैं और ये स्ट्रिंग क्लास java.lang पैकेज के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ, import java.lang.string, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट कर लिया। हमें इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि lang पैकेज ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है हर एक जावा प्रोग्राम के अंदर, इसलिए ये लाइन हम ना भी लिखें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग क्लास को ओपन करूं और फंक्शन F4 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास टाइप हायरार्की ओपन होगी। यहाँ पे मैं फील्ड्स को हाइड कर देता हूं और स्टैटिक फील्ड्स को भी हाइड कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं। ये सारे मेथड्स वही मेथड्स हैं जो यहाँ पे मैंने जब यहाँ डॉट लगाया था तो मुझे शो हो रहे थे। जैसे यहाँ आप कैरेट देख रहे हो तो इसमें भी आपको कैरेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे मेथड्स इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर अवेलेबल हैं जिसको हम कॉल कर सकते हैं और अपने स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इन सारे मेथड्स को ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रखा है जिसमें वैल्यू असाइन किया है स्टैक क्रिएटिविटी, और इसमें स्टार्टिंग में भी बहुत सारे स्पेसेस हैं, बीच में भी बहुत सारे स्पेस हैं और एंडिंग में भी बहुत सारे स्पेसेस हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे स्ट्रिंग का साइज़ कितना है, इसका लेंथ कितना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है लेंथ मेथड। तो हमें जस्ट क्या करना है, अपने वेरिएबल का नेम लिखना है यहाँ पे जो कि है नेम, फिर डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। डॉट ऑपरेटर से हम इस क्लास के अंदर सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया है और उसके बाद से लेंथ मेथड को कॉल किया है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा 23। जितना भी इसका लेंथ होगा उसका लेंथ मेरे पास आ जाएगा। यहाँ 23 इसलिए आएगा क्योंकि लेंथ मेथड स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे आंसर में 23 आएगा। नेक्स्ट मेथड है इज ब्लैंक। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा स्ट्रिंग ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको हम चेक कर सकते हैं इज ब्लैंक की हेल्प से। एंड सेम ऐसे ही है हमारे पास इज एम्प्टी मेथड। ये चेक करता है कि क्या हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा और एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस है। इज ब्लैंक सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या स्ट्रिंग ब्लैंक है या नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे स्पेसेस तो बचे ही हुए हैं, इतने सारे स्पेस हैं, बट इस केस में क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब कि ये स्ट्रिंग जो है वो ब्लैंक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे इस ब्लैंक यहाँ पे ट्रू आ रहा है, मतलब कि ये स्ट्रिंग जो है वो ब्लैंक है। बट ये एम्प्टी तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस है। इज एम्प्टी मेथड तभी रिटर्न करेगा ट्रू जब ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा एम्प्टी होगा, मतलब यहाँ पे स्पेसेस भी ना हो। तो यहाँ पे देखोगे अभी फॉल्स आ रखा है, मतलब यहाँ पे स्पेसेस है इसीलिए फॉल्स है। अगर मैं इन स्पेसेस को भी हटा दूँ
सो अब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। देन नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स मेथड। फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इस स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या फिर कोई वर्ड इंक्लूडेड है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने कंटेन्स मेथड के अंदर STA पास कर रखा है, तो ये मेथड चेक करेगा कि क्या इस नेम यानी इसके अंदर STA प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो STA ऑलरेडी अवेलेबल है, सो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नेम कंटेन्स यहाँ ट्रू आ रहा है। देन नेक्स्ट है टू अपर केस एंड टू लोअर केस। टू अपर केस इस पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देगा, हर एक अल्फ़ाबेट इसमें अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और टू लोअर केस हर एक अल्फ़ाबेट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि क्या स्ट्रिंग किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या फिर किसी कैरेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं। तो हम यूज़ करेंगे स्टार्ट्स विद। तो यहाँ पे मैंने ST लिख रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ST है, बट इससे पहले काफ़ी सारे स्पेसेस हैं। तो ये स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रहा है? स्पेसेस से, ना कि इस ST से, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रखा है। देन सेम केस एंड्स विद के साथ भी है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है स्पेसेस से, TY से एंड नहीं हो रहा है, तो इसके केस में भी हमारे पास फॉल्स ही आएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एंड्स विद TY फॉल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंडिंग के स्पेसेस को रिमूव कर देता हूँ और अब इसको रन करूँगा तो मेरे पास एंड्स विद मेथड के केस में ट्रू आएगा। जैसे आप देख सकते हो एंड्स विद TY ट्रू है। देन नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग में रिप्लेस करा सकते हैं। ये 2 पैरामीटर्स को लेता है। फर्स्ट पैरामीटर में हम वो कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग देते हैं जिसको रिप्लेस करना है, एंड देन सेकंड पैरामीटर में हम उस स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को देते हैं जिससे रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्क लिख रखा है, मतलब कि स्टार्क को रिप्लेस करना है अपर केस स्टार्क से। तो यहाँ पे जो स्टार्क लिखा हुआ है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा अपर केस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लेस्ड स्टार्क क्रिएटिविटी आ रहा है। देन नेक्स्ट है ट्रिम और स्ट्रिप मेथड। इन मेथड्स का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी हम स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे होते हैं। ये दोनों मेथड बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं इसको ट्रिम कर देता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है। बट ये दोनों मेथड सिर्फ स्टार्टिंग स्पेस और एंडिंग स्पेस को रिमूव करते हैं, बीच में जो स्पेस है वो वैसे का वैसे ही रहता है। दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है। स्ट्रिप मेथड आई थिंक JDK 11 से आया था और ट्रिम मेथड ऑलरेडी पहले से ही था। सो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को ट्रिम करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिम और स्ट्रिप को कॉल कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिम के केस में स्टार्टिंग के एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए, एंडिंग के भी स्पेस रिमूव हो चुके हैं, और स्ट्रिप के केस में भी सेम ही हुआ, जबकि बीच में जो स्पेसेस थे वो सेम वैसे ही हैं। देन नेक्स्ट है कैर एट मेथड। इस मेथड से हम स्ट्रिंग में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी कैरेक्टर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैर एट के अंदर हम इंडेक्स को पास करते हैं, मतलब किस इंडेक्स की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 पास कर रखा है, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। 6 पे है हमारे पास K कैरेक्टर, तो यहाँ पे आउटपुट में K आ रखा है। हमेशा आपको ध्यान रखना है स्ट्रिंग में जो इंडेक्स है या फिर एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। तो आपको काउंटिंग इंडेक्स की बात जब भी हो तो 0 से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट मेथड है सब स्ट्रिंग मेथड। इसमें हम 2 वैल्यूज़ पास करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। सब स्ट्रिंग आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जैसे आप मैथ में पढ़ते थे सुपरसेट होता है, सबसेट होता है। सुपरसेट में सारी वैल्यूज़ होती हैं और सबसेट में सुपरसेट के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास एक पूरा स्ट्रिंग है, इसमें से हम एक सब स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, मतलब एक सबसेट बनाना चाहते हैं। तो सब स्ट्रिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स हमने पास किया 5, सो 5th इंडेक्स पे हमारे पास R है, उसके बाद से 6 7 8 9 10 11 12 पे हमारे पास E आ रहा है। लेकिन जब हम सब स्ट्रिंग को कॉल करते हैं तो एंडिंग इंडेक्स जो हम पास करते हैं आउटपुट में उससे एक माइनस में आता है, मतलब यहाँ पे 12 है तो 12 - 1 11 आएगा, मतलब हमारे पास सिर्फ R तक ही आंसर में आएगा। तो RK और CR आउटपुट में आएगा, जैसे यहाँ पे आ रखा है सब स्ट्रिंग में। सब स्ट्रिंग मेथड भी काफ़ी यूज़फुल है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देन कुछ और मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गेट बाइट्स, टू कैर एरे और स्प्लिट मेथड।
इन मेथड को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली कॉल करते हैं तो हमारे पास रेफरेंस आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ sys out name डॉट गेट बाइट्स। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है। ये एक्चुअली हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है मेमोरी में। तो यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है टू स्ट्रिंग मेथड, और ये टू स्ट्रिंग मेथड इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर नहीं होता है, एरेज के अंदर होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एरेज क्लास नेम लिखा हुआ है और डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया है टू स्ट्रिंग मेथड को। एरेज भी यहाँ पे एक क्लास है, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को अभी देखा था जिसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वैसे ही एरेज क्लास के अंदर भी टू स्ट्रिंग भी है और बहुत से डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। सो गेट बाइट्स मेथड से हमारे पास स्ट्रिंग में अवेलेबल हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, लेकिन वो एज रिटर्न होगा एक रेफरेंस। उसकी एक्चुअल वैल्यू को हमें देखने के लिए यूज़ करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। सो इसलिए मैंने एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये पास कर रखा है नेम डॉट गेट बाइट्स। तो हमारे पास हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास टू स्पेस हैं, तो स्पेस का आस्की वैल्यू होता है 32, कैपिटल एस का आस्की वैल्यू होता है 83, स्मॉल टी का 116, स्मॉल ए का 97 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट मेथड है टू कैर एरे। वेल इसको कई लोग कैर बोलते हैं और कई लोग चार बोलते हैं, तो आपको जो सही लगे वो बोलना, मैं फ़िलहाल कैर ही बोल रहा हूँ। सो टू कैर एरे मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा जिसका टाइप होगा कैर, मतलब कैरेक्टर्स। सो आप आउटपुट में देख सकते हो एक एरे क्रिएट हो रखा है जिसका टाइप है कैर। यहाँ पे एक एक सिंगल कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड है। देन नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट मेथड। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसमें जहाँ पर भी ए आ रहा है या फिर आर आ रहा है, मतलब कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, जहाँ पे भी वो कैरेक्टर आ रहा है वहाँ से हमारा स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाए। तो स्प्लिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट मेथड को। इसके अंदर हम एक पैरामीटर को पास करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए दे रखा है, यहाँ पे आप दो कैरेक्टर्स एक साथ पास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ चाहे तो आप कैरेक्टर पास कर दो या फिर स्ट्रिंग पास कर दो, फिलहाल ए ही पास कर रहा हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे टी के बाद एक ए है, तो यहाँ पे टी तक स्ट्रिंग कंटिन्यू रहा और कॉमा से यहाँ सेपरेट हो गया, मतलब स्प्लिट हो गया। देन अगेन आर के हुआ, उसके बाद से स्पेसेस है हमारे पास बहुत सारे। देन अगेन यहाँ पे ई और टी के बीच में एक ए आया, तो यहाँ पे भी हमारा स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो गया। वेल हमने इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए नेम स्ट्रिंग पे, बट फिर भी अगर मैं इसको अगेन प्रिंट करता हूँ नॉर्मली तो मेरे पास एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप आउटपुट में देखोगे एग्जैक्ट सेम वही स्ट्रिंग प्रिंट हुआ इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद भी। सो अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न बस इतना सा है कि जावा में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। मतलब आपने एक बार अगर स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर दिया तो चाहे जो मर्जी वो ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपका स्ट्रिंग वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब वो इम्यूटेबल रहेगा। जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था टू लोअर केस और टू अपर केस, तो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हुआ, वो स्ट्रिंग वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। इसमें की वैल्यू आई टू अपर केस मेथड के अंदर और उसको अपर केस में कन्वर्ट करके एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हुआ और वही यहाँ पे प्रिंट हुआ। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है जावा में स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। बट कुछ ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें स्ट्रिंग म्यूटेबल होते हैं, मतलब अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो मेथड एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज कर देता है, जबकि जावा के केस में एक्चुअल जो स्ट्रिंग होगी वो वैसी की वैसी ही रहेगी और जब हम कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में। सो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया है ए और बी, जिसमें असाइन किया हूँ वैल्यू इंडिया। दोनों का फॉर्मेट देख सकते हो, दोनों सेम है। और यहाँ पे मैंने एक कमेंट में लिख रखा है एडेड टू पूल ऑफ स्ट्रिंग्स। सो जब भी हम ऐसे डायरेक्टली स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन करते हैं तो ये वैल्यू असाइन होती है स्ट्रिंग्स के पूल में। मतलब जावा में हमारे पास दो टाइप की मेमोरीज हैं, एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है और स्मॉल साइज़ में होती है, और हीप मेमोरी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्टैक मेमोरी, और इसका स्पीड भी स्लो होता है स्टैक मेमोरी के मुकाबले। सो हीप मेमोरी के अंदर हमारे पास पूल्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग पूल हो गया, वैसे हमारे पास एक इंटीजर पूल होता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए।
सो स्ट्रिंग पूल के अंदर स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और यहाँ पे क्रिएट किया बी। तो दो वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ स्टैक में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोर हुआ ए और यहाँ पे स्टोर हुआ बी। देन मैंने असाइन किया ए में इंडिया। तो ये वैल्यू चेक होगा कि क्या स्ट्रिंग पूल में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे इंडिया स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे स्ट्रिंग पूल के अंदर इंडिया स्टोर हो गया और ये जो ए है वो रेफरेंस है इंडिया का। तो ये रेफर कर रहा है इंडिया को यहाँ स्ट्रिंग पूल में। अब अगेन मैंने बी वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें असाइन किया इंडिया। तो अगेन यहाँ पे चेक होगा कि क्या ये वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे चेक हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया स्टोर्ड है। तो ये वैल्यू दोबारा से यहाँ स्ट्रिंग पूल में स्टोर नहीं होगी, जबकि इसी वैल्यू को ये बी भी इसको रेफर करने लग जाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल्स इसको रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट और इसको बोलेंगे रेफरेंस। ये ए और बी रेफरेंस है और जो ये वैल्यू है इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको दो वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे कंपेयर किया क्या ए और बी इक्वल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ट्रू आ रखा है। देन मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है सी, जिसमें वैल्यू असाइन किया इंडिया। तो नॉर्मल लाइफ में तो हम इन दोनों को सेम ही मानेंगे, इंडिया और इंडिया दोनों एक ही चीज़ हुआ। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली जावा के केस में ये दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जावा स्ट्रिक्टली टाइप्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसलिए जब मैंने यहाँ पे अगेन इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो सी मैंने यहाँ पे पास किया फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम ए। तो इंडिया और ये स्मॉल में इंडिया, ये दोनों मैंने चेक किया क्या इक्वल हैं। तो मेरे पास आंसर आया फॉल्स, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। यहाँ पे आप आउटपुट में भी देख सकते हो फॉल्स आ रखा है। सो इस बार जब मैंने वैल्यू असाइन किया तो ये भी चेक हुआ कि क्या ये स्ट्रिंग पूल के अंदर अवेलेबल है। तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पे तो कैपिटल में इंडिया स्टोर्ड है, तो ये अगेन स्टोर होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इंडिया दोबारा से स्टोर हुआ स्ट्रिंग पूल के अंदर और स्टैक मेमोरी में रेफरेंस यहाँ पे स्टोर हुआ जो रेफर कर रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट को। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम दो तरीके से वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली वैल्यू को पास कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड का यूज़ करें और स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डी, जिसमें दूसरे वाले तरीके से वैल्यू असाइन किया इंडिया। इस बार मैंने कैपिटल में आई लिखा जैसे मैंने ए में असाइन कर रखा है और बी में असाइन कर रखा है। देन अगेन मैं चेक कर रहा हूँ इक्वल ऑपरेटर से कि क्या ए और डी इक्वल है। तो अभी हमने देखा था ए और बी के केस में यहाँ पे ट्रू आया था, बट इस केस में फॉल्स आ रहा है। यहाँ आउटपुट में देख सकते हो आप फॉल्स आ रखा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया तो जो ये वैल्यू है ये स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग पूल है, तो जब हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग पूल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगा, वो वैल्यू हीप मेमोरी में अलग प्लेस पे स्टोर होगा। और यहाँ पे स्टैक में एक नया वेरिएबल स्टोर हो जाएगा डी, जो रेफ़र कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। और इक्वल मेथड क्या करता है, वो सिर्फ रेफरेंस को चेक करता है। जैसे इस केस में ए इक्वल बी, तो यहाँ पे ए भी इसी को रेफ़र कर रहा है और बी भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, इसीलिए इस केस में ट्रू रिटर्न हुआ। और इस केस में ए रेफ़र कर रहा है स्ट्रिंग पूल के अंदर जो इंडिया पड़ा है उस ऑब्जेक्ट को, और डी रेफ़र कर रहा है हीप मेमोरी में किसी जगह पे इंडिया पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि डी में स्टोर्ड जो एक्चुअल वैल्यू है और ए में स्टोर्ड जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करना, तो हमें इक्वल ऑपरेटर की बजाय इक्वल्स मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इक्वल्स मेथड क्या करेगा, डी में जो वैल्यू पड़ी है यहाँ पे इंडिया और ए में जो वैल्यू पड़ी है यहाँ पे इंडिया, इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करेगा, ना कि उनके रेफरेंस को चेक करेगा। इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज़ तो इक्वल हैं, तो इसलिए जब मैंने कॉल किया ए डॉट इक्वल्स डी तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आया ट्रू। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ट्रू आउटपुट आ रखा है। सो डिफरेंस इन दोनों में बस इतना ही है कि इक्वल्स मेथड जो है वो एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करता है, जबकि इक्वल ऑपरेटर जो है वो इन दोनों के रेफरेंस को कंपेयर करता है। रेफरेंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी हमने यहाँ पे देखा था ये अजीब सी वैल्यू आ रखी थी, ये है रेफरेंस। ए भी यहाँ पे स्ट्रिंग है, डी भी यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो दोनों के पास इक्वल्स मेथड है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे मैं डी लिख दूँ और यहाँ पे ए पास कर देता हूँ, तो भी बात वही हुआ। इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज़ कर सकते हो आप इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए।
तो ये मेथड सी और ए में स्टोर्ड वैल्यूज़ के केस को इग्नोर कर देगा, फिर उसको कंपेयर करेगा, तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आएगा। इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने का एक और तरीका है इंटर्न मेथड का यूज़ करना इक्वल ऑपरेटर के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे ए पास कर रखा है, तो ये ए किसको रेफर कर रहा है, स्ट्रिंग पूल के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है इसको। और ये इंटर्न मेथड क्या करेगा, डी में जो वैल्यू पड़ी है उसको कॉपी कर देगा स्ट्रिंग पूल के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये कॉपी हो जाएगा स्ट्रिंग पूल के अंदर। बट जैसा कि आप जानते हो स्ट्रिंग पूल के अंदर अगर ऑलरेडी वो वैल्यू प्रेजेंट है तो दोबारा से वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, जबकि जो वेरिएबल होगा वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वही रहेगा और ये भी इसको रेफर करने लग जाएगा। तो डी भी इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग गया और ए भी इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग गया। तो जब हमने यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर का यूज़ किया तो इक्वल ऑपरेटर ने दोनों के रेफरेंस को चेक किया कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। तो ये बात तो सच है, डी भी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है और ए भी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आया ट्रू। यहाँ आप देख सकते हो आउटपुट में ट्रू आ रखा है। मोस्टली हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, इंटर्न काफ़ी कम यूज़ करते हैं, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटर्न मेथड का भी पता होना चाहिए। एक चीज़ मत भूलना कि यहाँ पे जो मैंने अभी रेफरेंस का बताया कि ये डी भी इसको रेफर करने लग गया, वो जस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए था जब तक यहाँ पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। डी अभी भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है एक्चुअल में। सो ये था कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करते हैं। अब बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है, इसको अनकमेंट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट के अंदर लिखते हैं, तो डबल कोट से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग और डबल कोट से एंड होता है। बट क्या हो अगर हम स्ट्रिंग के अंदर ही डबल कोट यूज़ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट यूज़ किया और यहाँ पे भी डबल कोट यूज़ किया। हो सकता है कई बार हमें ऐसी नीड पड़ जाए कि हम स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट को या सिंगल कोट को यूज़ करना चाहें, तो उस टाइम पे कंपाइलर हमें एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड लाइन आ रहा है और कंपाइलर को लग रहा है कि हमने स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट किया और यहीं पे एंड हो गया, और उसके बाद से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे कुछ लिख रखा है जिसका मतलब कंपाइलर को नहीं पता। सो अगर हम चाहते हैं कि ऐसे डबल कोट यूज़ करें स्ट्रिंग के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस को। एस्केप सीक्वेंसेस ऐसे दिखते हैं। अगर हमें डबल कोट यूज़ करना है तो डबल कोट से पहले एक बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर बैकस्लैश लगा दूँ एक, तो यहाँ से एरर चला जाएगा, बट यहाँ पे अगेन एरर आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया और अगेन यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे भी मुझे एक बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। तो अब एरर फिक्स हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई और उसके बीच में जो भी स्ट्रिंग का वैल्यू था वो आ गया। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास सेम वैसे ही आउटपुट आ जाएगा और उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कोट आ रहा है जबकि यहाँ पे बैकस्लैश नहीं आ रहा। तो बैकस्लैश यहाँ पे रिमूव हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अगर आप चाहते हो सिंगल कोट यूज़ करना तो अगेन आपको यहाँ पे बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा और एक सिंगल कोट। अगर आप डायरेक्टली सिंगल कोट यूज़ करते हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। तो रिकमेंडेड यही है कि आप बैकस्लैश और सिंगल कोट यूज़ करो। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक बैकस्लैश को ही प्रिंट करना। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक बैकस्लैश लगा दिया, तो ऐसे तो हम सोचें तो ये नॉर्मली प्रिंट हो जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए और यहाँ से टी गायब हो गया। हम जैसा आउटपुट चाहते थे वैसा आउटपुट मिला ही नहीं हमें। तो अगर हम बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमको डबल बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा। डबल बैकस्लैश का मतलब हुआ सिंगल बैकस्लैश। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डबल बैकस्लैश, ये इक्वल होगा एक सिंगल बैकस्लैश के। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एक बैकस्लैश आ रहा है। देन नेक्स्ट है टैब। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल बैकस्लैश यूज़ किया था तो बैकस्लैश टी का मतलब होता है टैब, इसलिए जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे एक टैब आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेसेस आ गए। सो अगर आप टैब इंसर्ट करना चाहते हो तो ऐसे बैकस्लैश टी यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है बैकस्लैश बी। जैसे आप कीबोर्ड में बैक स्पेस प्रेस करते हो तो एक कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, वैसे ही आप बैकस्लैश बी को यूज़ करके यहाँ से आप किसी एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। देन नेक्स्ट है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन से न्यू लाइन इंसर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ गेट के बाद से जो भी लिखा हुआ है वो न्यू लाइन में आए, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बैकस्लैश एन और अब इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे गेट के बाद से जो भी लिखा हुआ था वो एक न्यू लाइन में आ रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस को। मैंने सोचा था कि इस वीडियो के एंडिंग में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।